हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं 90+ इंस्टीट्यूट चैनल में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सॉलिड स्टेट का अगला पार्ट। अगले पार्ट में हम लोगों को सीखना है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ध्यान देना, हमने लास्ट क्लास में सॉलिड्स के दो टाइप पढ़े थे, जिसमें एक अमॉर्फस था और क्रिस्टलाइन था। तो क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होती है, एक परफेक्ट सीक्वेंस होता है, एक परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, तो इसीलिए हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी होगी। आइए जरा देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए हमारे सामने यहाँ पे कुछ एक वर्ड लिखा हुआ है। अगर हम स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, हमें पढ़ना क्या आज क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड की या किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमें उसके बेसिक पार्ट से स्टार्ट करना होता है। तो बेसिक पार्ट कुछ डिटेल जो सबसे अंदर होता है, जो उस पूरे स्ट्रक्चर को, उस पूरे ढांचे को समझाता है। तो देखा जाए यहाँ पे एक बहुत ही अलग नाम है स्पेस लैटिस। अगर आपने ये नहीं सुना होगा तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, क्रिस्टल लैटिस। तो जरा समझते हैं क्या मतलब है। लैटिस जो होता है एक तरीके का ढांचा है, एक बनावट है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस की एक बनावट है। क्योंकि सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की बनावट है। अब उसे स्पेस या फिर क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं। जैसे देखते हैं क्या मतलब है इसका। लिखा हुआ है कि लैटिस को एक रेगुलर रिपीटिंग यूनिट कहा गया है। रेगुलर रिपीटिंग यूनिट, ठीक है, रिपीटिंग। अरे ये यूनिट है कौन सी? ये 3 डायमेंशनल होती है। सीधी सी बात है, सॉलिड है, कोई 1D प्लेन या 2D प्लेन में नहीं, दे आर 3D सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या फिर 3D अरेंजमेंट में हम उन सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखा जाए कहां पे वो अरेंजमेंट हुआ, स्पेस में अरेंजमेंट हुआ। मान लीजिए कि मैं कोई 2D अरेंजमेंट करता हूं। सपोज एक एटम यहां, एक एटम यहां पे, और एक ये और एक ये। सपोज 4 एटम है। अब 4 एटम है, मुझे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख नहीं रही। ध्यान देना, 4 एटम है, 1 2 3 4, मुझे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रही है, इस लैटिस की कोई बनावट नहीं दिख रही है। लेकिन जब मैं इन सभी 4 पॉइंट्स को एज अ पॉइंट मानते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, जो भी पार्टिकल है, उनको पॉइंट मान के हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो एक पर्टिकुलर शेप नजर आने लगेगी। वो शेप आपकी क्यूबिक हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, अगर 3 डायमेंशन में तो क्यूबिक भी हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज रोम्बस हो सकती है। तो किसी भी पर्टिकुलर शेप में वो हमें नजर आएगा। लेकिन ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं है। कैसा है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स यहाँ पे बच्चे आपके पार्टिकल्स हैं। क्या है? पार्टिकल, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। तो वापस एक बार ध्यान दें, लैटिस क्या है? लैटिस, स्पेस लैटिस लिखा हुआ है, क्रिस्टल लैटिस। एक ही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आपको डिफाइन करना है। इट इज अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट है। किस चीज में अरेंजमेंट है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट भाई? पॉइंट्स, मतलब पार्टिकल्स, जिनसे वो पर्टिकुलर सॉलिड बना है। अरेंजमेंट कहाँ होते हैं? स्पेस में, खाली जगह में अरेंजमेंट है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि ये अरेंजमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं, किस हिसाब से एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देने वाला हूँ, फिर डिटेल में धीरे धीरे आगे डिस्क्लोज करेंगे सारे पार्ट्स को। देखो, सबसे पहले मान लो कि ये जो आपका कोई पर्टिकुलर लैटिस है। लैटिस बहुत बड़े बड़े होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, लेकिन हमें ऐसे नजर नहीं आते। देखिए मैं एक पर्टिकुलर लैटिस बना रहा हूं, अब जरा ध्यान से देखते रहिए। मैं क्यूबिक टाइप का बना रहा हूं, बहुत अलग अलग शेप के होते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, आपको क्यूबिक पड़ेगा, तो हम लोग क्यूबिक वाला बना रहे हैं। आपको शायद इस बड़ी सी क्यूब में छोटी छोटी 8 क्यूब नजर आ रही होंगी। अगर आप ध्यान से देखें तो छोटी छोटी 8 क्यूब नजर आएंगी अगर आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर, जितनी अच्छी इमेजिनेशन आपकी होगी आप उतने अच्छे से सीख पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक बड़ी सी क्यूब बनाई थी, लेकिन मैंने अब इसके कुछ पार्ट्स कर दिए और आपको अब 8 क्यूब नजर आनी चाहिए, 4 नीचे और 4 उसके ऊपर। ध्यान से इमेजिन कीजिएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये बड़ा सा जो अरेंजमेंट है 8 क्यूब का बड़ा सा जो अरेंजमेंट है, ये अगर मेरा एक क्रिस्टल लैटिस है, क्या है? एक क्रिस्टल लैटिस है। ये बड़ा सा अरेंजमेंट क्रिस्टल लैटिस है। अब इसमें छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं, छोटे छोटे जो आपके क्यूब्स हैं, वो बार बार रिपीट हो रही हैं। वो बार बार, जैसे 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 4 5 6 7 8, 4 नीचे और 4 मैंने ऊपर रखी। तो ये बड़ा सा अरेंजमेंट जो मिला, ये मेरा स्पेस लैटिस या मेरा
क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, क्या है मेरा, स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस है। तो इस बड़े पार्ट को आप देख के डिफाइन करें, इट इज 3 डायमेंशनल, ऑफ कोर्स इट इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और जो कोने हैं यहाँ पे क्या हो सकते थे, ये जो कोने मैंने आपको दिखाए हैं, जो भी पॉइंट्स जहाँ पे लाइनें मिली हैं, जहाँ पे भी ये लाइनें मिली हैं, ये सब जगह पे एटम्स होंगे। क्या होंगे बच्चे, एटम्स होंगे। इन्हीं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को हमने जोड़ा होगा, जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा लैटिस बना। एक और चीज, चलिए सपोज ये आपका एक लैटिस बना, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है लैटिस पॉइंट, मतलब तो आप समझ रहे हैं लैटिस पॉइंट, ये जितने भी आपके एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑल लैटिस पॉइंट्स। कहने का मतलब हुआ कि लैटिस पॉइंट्स वो सभी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो लैटिस आपका बना है। दीज आर नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और molecules which constitute that lattice और crystal lattice। वो क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए जो भी आपके पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल, सीधे ही मैं उनको जो है कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कह सकता हूं। तो लैटिस पॉइंट, सपोज मैंने आपको ये एक क्यूब दी, ये आपके सामने एक क्यूबिक लैटिस है और इसमें 8, सपोज इसमें 8 एटम्स थे, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम कंसीडर करें, हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम कंसीडर करें, तो इसका मतलब 8 इसके अंदर क्या हुए, लैटिस पॉइंट। ये अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो अटैचमेंट्स दिख रही हैं यहाँ पे, ये अटैचमेंट कितने एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, 8। तो लैटिस पॉइंट्स का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स की संख्या क्या है। हाँ जी, तो ठीक है, आपने देखा कि कोई भी पर्टिकुलर लैटिस जो बना है, जितने एटम्स, जितने आयंस और मॉलिक्यूल से बना है, वही आपका लैटिस पॉइंट होता है। आइए देखते हैं कुछ और फर्दर डिटेल्स जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड हैं। हमारे सामने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है यूनिट सेल। देखिए जो वर्ड सामने आपके नज़र आ रहा है, एक ऐसा टाइटल है भाई जो पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या था, अभी तो हमने क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस की बात की, तो देखिए सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वही है जो अभी मैंने आपको रफली समझाया था। मान लीजिए कि ये आपके सामने एक क्रिस्टल लैटिस दिया हुआ है। अब इस क्रिस्टल लैटिस में अलग अलग कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, तो जरा देखें क्या मतलब है इसका। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसमें आपको 8 क्यूब नज़र आ रही होंगे। देखिए मैंने क्यूबिक लैटिस बनाया, मैंने क्यूबिक शेप का बनाया आपको समझाने के लिए, तो इसमें छोटे छोटे 8 ब्लॉक्स यानी 8 क्यूब नज़र आएंगे। तो ज़रा चेक कीजिए, सबसे पहले ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस है, लेकिन ये कहाँ है, तो देखो यूनिट सेल क्या होता है, ये सबसे छोटा हिस्सा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, बिल्कुल सबसे छोटा हिस्सा। मतलब अगर ये 8 यूनिट सेल मतलब 8 क्यूब से बना होगा, तो जो सबसे छोटी वाली क्यूब है वो इसकी यूनिट सेल है। ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो सबसे छोटा हिस्सा है, जो सबसे छोटा रूम है, वो बड़ी बिल्डिंग जो है आपकी वो क्रिस्टल लैटिस है। जो सबसे छोटा रूम है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होगा और बड़ा सा स्ट्रक्चर यानी बड़ा सा ढांचा प्रोवाइड कर रहा है बिल्डिंग के फॉर्म में। तो यहाँ पे भी देखिए सबसे छोटा हिस्सा क्रिस्टल लैटिस का जो बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में, आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरीके से, और पूरा का पूरा क्या बना रहा है, एंटायर लैटिस। तो प्लीज एक बार समझिए, ये वाला पॉइंट अगर समझ आ गया तो आप लोग पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर समझ पाएंगे इजीली। तो ये सबसे छोटा हिस्सा होता है क्रिस्टल लैटिस का, जो अपने आप को अलग अलग डायरेक्शंस में रिपीट करता है और पूरा का पूरा लैटिस फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 8 क्यूबिक यूनिट सेल्स दिख रही होंगी आपको, लेकिन 8 में से जो सबसे छोटी यानी सिंगल, वैसे तो 8 हो गया तो बराबर होंगी, लेकिन जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा 8 में से किसी भी एक को हाईलाइट कर सकता हूं मैं, वो मेरी क्या हो जाती है, एक स्मॉलेस्ट, जिसको मैं यहाँ पे रिपीट लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे इसको बना सकता हूँ। मान लीजिए वहां से, वैसे साइज बड़ा है उसका,
तो वहां से मैंने निकाला सपोज कि आपका ये वाला जो है ये आपका एक क्या रहेगा, यूनिट सेल। ठीक है, तो समझ लिया हमने कि सबसे छोटा हिस्सा होता है क्रिस्टल लैटिस का क्या, यूनिट सेल। तो अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि यूनिट सेल से की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यूनिट सेल की कुछ पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो देखते हैं कि यूनिट सेल के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर है एक्सियल साइड्स, या इनको हम लोग इस चैप्टर में एजेस के नाम से भी पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, तो देखा जाए जब यूनिट सेल बना ही रहे हैं तो इसी यूनिट सेल को थोड़ा बड़ा यहाँ पे फॉर्म कर लेता हूँ और इसी में आपको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, सपोज ये वाली जो लाइन है आपकी, ये यहाँ से ये पॉइंट एटम था कोई जिसको मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, लैटिस पॉइंट, ये सभी लैटिस पॉइंट्स हैं। समझ रहे हैं आप, हर एक कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट्स हैं। उन्हीं लैटिस पॉइंट्स को हमने जोड़ा और हमें ये पूरी क्यूबिक स्ट्रक्चर नजर आई। तो ये लैटिस पॉइंट और ये लैटिस पॉइंट्स की जो दूरी है इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस लैटिस पॉइंट की जो दूरी है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ वाली दूरी को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक बार चेक कीजिए, देखिए सभी लैटिस पॉइंट्स की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंसेस हैं, तो कहने का मतलब एक्सियल साइड्स क्या हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, सभी लैटिस पॉइंट्स के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस को हम एक्सियल साइड्स या फिर एजेस कहते हैं। तो यहाँ पे तीन है हमारे, ठीक है, जो तीन एक्सियल साइड्स ले रहे हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, आगे देखिए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के लिए। हाँ जी, तो इसका जो सेकंड पैरामीटर है हमारा, सेकंड पैरामीटर दैट इज एक्सियल एंगल। सीधी सी बात है कि अगर सभी पॉइंट्स को मैं जोड़ रहा हूं तो जो साइड्स बन रही हैं इन साइड्स के बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा। बिल्कुल, साइड्स के बीच कुछ ना कुछ एंगल हो गए, यानी कि इन साइड्स के बीच एंगल की बात करें तो उन्हीं एंगल्स को एक्सियल एंगल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे तीन साइड्स है तो इस तरीके से तीन एंगल डेवलप होते हैं। तो आप जरा देखिए, यहाँ पे तीन एंगल है हमारे, अल्फा, बीटा और गामा। जनरली क्या होता है कि ये वाली लाइन जो हमने, ये वाली जो एक्सिस ली थी, इसको ए साइड, तो ए के अपोजिट अल्फा एंगल प्लेस कीजिएगा। ठीक है, जो आपकी ये वाली साइड थी जो ऊपर नजर आ रही थी आपको, ये वाली, ये बी साइड, इसके अपोजिट एंगल को मैंने बीटा से रिप्रेजेंट किया, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो आपकी ये वाली साइड थी, जो ये साइड थी आपकी सी साइड, देखिए मैंने दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई है ताकि आप लोग ध्यान से समझ पाएं, क्लियर दिखे। तो ये वाली साइड आपकी सी थी, तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो गामा। यानी अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन जो एंगल है एक्सियल एंगल्स, दीज आर ऑल्सो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। ध्यान देना, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। एक चीज इन दोनों से रिलेटेड बता देता हूं, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड एक बहुत अच्छी जानकारी, ये सभी साइड्स, ऑल साइड्स may or may not be same। हो सकता है किसी सॉलिड की यूनिट सेल में ये तीनों साइड बराबर मिले, या हो सकता है किसी यूनिट सेल, कोई और सॉलिड होगा जिसकी यूनिट सेल में ये तीनों साइड बराबर नहीं है, या हो सकता है ये इनमें से दो बराबर है, एक बराबर नहीं। कहने का मतलब है साइड्स जो हैं वो बराबर हो भी सकती हैं और वो नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे भी यही फैक्ट लागू होता है कि हो सकता है ये सभी एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है, या आपस में बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लिख सकते हैं दे मे और मे नॉट बी सेम। ठीक, तो अगर हमने ये दोनों पार्ट्स पढ़ लिए, देन मूव करते हैं कि ये यूनिट सेल जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड। बंद करो। हाँ बच्चों, तो देखिए कि हमारे सामने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स लिखे हुए हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे कि यूनिट सेल्स जो कि सबसे छोटा हिस्सा है क्रिस्टल लैटिस का, तो ये खुद कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज को सीखना है तो सबसे छोटे हिस्से को सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए वाइडली। पहला देखिए, बेस्ड ऑन व्हाट, पार्टिकल अरेंजमेंट, कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ हैं,
एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल जिनसे भी वो सॉलिड बना है उनका अरेंजमेंट कहाँ है, ठीक है। दूसरा बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर, भाई सेल पैरामीटर जो अभी भी आपने एक्सियल साइड्स और एक्सियल एंगल्स जो देखे थे इनके बेसिस पे, हो सकता है इनकी वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है किसी में इनकी वैल्यू का कैरेक्टर कुछ और है, किसी में इनकी वैल्यूज का कैरेक्टर कुछ और है। तो कहने का मतलब हुआ हम एक तो सेल पैरामीटर के बेसिस पे सेल यूनिट सेल के डिवीजन की बात करने वाले हैं और एक पार्टिकल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ पार्टिकल अरेंजमेंट के बेसिस पे, तो ध्यान से देखिए और ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा देखिए, सबसे पहले पार्टिकल अरेंजमेंट में दो वाइड कैटेगरीज हैं। वन कैटेगरी इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सिंपल। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ध्यान से क्लासिफिकेशन प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, दूसरा जो डिवीजन किया या क्लासिफिकेशन किया है नॉन प्रिमिटिव बोला है, और जिसको सेंटर्ड एक और नाम दिया जाता है। प्लीज दोनों नाम ध्यान रखें, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, सिंपल और सेंटर्ड, ठीक है। तो देखते हैं कुछ तो डिफरेंस होगा ना क्लासिफिकेशन का। तो देखो लिखा हुआ है व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिनसे वो सॉलिड बना है, when constituent particles are present only on corners, ये तो बहुत ही आसान है, only on corners किसके, यूनिट सेल। फिर से एक सिंपल यूनिट सेल बनाते हैं और मैं आपको क्यूबिक यूनिट सेल बार बार इसलिए बना के दिखा रहा हूँ, एक तो बनाने में आसान है और दूसरा पढ़नी ही यही है, डिटेल में यही पढ़नी है इसलिए। तो देखो मान लो ये क्यूबिक यूनिट सेल थी, ठीक है। अब अगर ये यूनिट सेल एक प्रेजेंटेशन दी है तो यहाँ पे एक एटम इधर है, एक ये, इस तरीके से 8 एटम्स का अरेंजमेंट है। अब जरा समझिए, ये जो अरेंजमेंट आपके सामने नजर आ रहा है, इस अरेंजमेंट को सिंपल यूनिट सेल कहा जाएगा। इस यूनिट सेल को सिंपल कहा जाएगा, या मैं इसे प्रिमिटिव, कौन सा बोलूंगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, यूनिट सेल को प्रिमिटिव जब कहा जाएगा जब उसके सभी कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, सिर्फ ओनली ऑन कॉर्नर्स। लेकिन नॉन प्रिमिटिव कब बोलेंगे, ध्यान से देखिए, नॉन प्रिमिटिव कब बोलेंगे। तो नॉन प्रिमिटिव में देखें वो यूनिट सेल जिनमें कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर पे ही नहीं, साथ ही साथ कहाँ हो, बट ऑल्सो सम अदर पोजिशंस, जैसे फेस सेंटर, बॉडी सेंटर। अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए, मुझे भी नहीं पता फेस सेंटर और बॉडी सेंटर क्या होता है, मैं 12th में नया हूं, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कॉर्नर के अलावा पार्टिकल्स शायद और भी कहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो अगर सिर्फ कॉर्नर पे हो तो प्रिमिटिव और सिंपल बोल सकते हैं, लेकिन कॉर्नर के अलावा कहीं और है अगर, तो मैं उसे सेंटर्ड या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहूंगा। तो अब इसी बेसिस पे कि अब वो कहाँ सेंटर्ड और प्रिमिटिव में तो और भी जगह हो सकता है, यहाँ प्रेजेंट हो सकता है इस बीचों बीच में प्रेजेंट हो, या कोई और लोकेशन। तो बेस्ड ऑन द लोकेशंस ऑफ पार्टिकल, नॉन प्रिमिटिव फर्दर डिवाइडेड इन अदर पार्ट्स। तो देखिए, चेक करते हैं एक बार किन पार्ट्स में नॉन प्रिमिटिव को फिर से डिवाइड किया गया। चलिए चेक करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे 3 पार्ट्स फिर से लिखे हुए हैं, और ये पार्ट्स आपके नॉन प्रिमिटिव, या जिसे हमने क्या कहा, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखें, पहला फेस सेंटर बोलते हैं, दूसरा बॉडी सेंटर, और तीसरा लिखा हुआ है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर से आपको एक चीज़ पता लग जाती है कि अगर बार बार हम यूनिट सेल कुछ इस तरीके से बना करके सीख रहे हैं, तो शायद आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही होगी कि क्यूबिक यूनिट सेल, देखिए क्यूबिक यूनिट सेल में अगर इस पार्ट को देखें आप, ये आपको इसको फेस कहते हैं, ठीक है। इस हिसाब से कितने फेस बनते हैं, एक इस साइड 1 2, यानी राइट और लेफ्ट, फ्रंट और बैक 2, मतलब टोटल 4 हो चुके हैं, और अप और डाउन टोटल इस हिसाब से 6 फेसेस नजर आते हैं। और अब डेफिनेशन जरा देखो, व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पे तो पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल ठीक, they are also present as well as at the center of each face of the unit cell। मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जब मैं कहूंगा, जब एटम कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, एटम्स कॉर्नर पे तो होंगे ही, नो प्रॉब्लम, साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पे भी होंगे। हर एक फेस के सेंटर, ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर थोड़ी कंफ्यूजिंग ना हो जाए तो एक एक करके ध्यान से चेक करिए। एक फेस
जो राइट साइड में पड़ रहा है इसके सेंटर पे, एक जो लेफ्ट में पड़ रहा है उसके सेंटर पे, एक जो बैक साइड में आपके पड़ रहा है, बैक साइड मेरी तरफ से अगर देखेंगे तो बैक साइड में ये रहा उसका सेंटर, और फ्रंट वाले के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होने वाली, लेकिन आपको इमेजिन करना होगा, और एक टॉप और एक बॉटम। तो इस तरीके से आप इमेजिन करें कि जितने भी 6 फेसेस थे उनके सेंटर पे भी अरेंजमेंट अगर होता है पार्टिकल्स का तो उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। सीधे शब्दों में समझे, कॉर्नर के साथ साथ एटम्स की लोकेशन अगर हर एक फेस के सेंटर पे, आप इसको अपने कमरे का इमेजिन करके भी कर सकते हैं। कोई भी क्यूबिक आपका या किसी भी शेप का अगर कमरा हो तो हमें जस्ट ये देखना है कि 6 फेसेस होते हैं और हर एक दीवार के सेंटर को अगर हम एक फेस सेंटर मान लें वहाँ पे एटम प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से आप फेस सेंटर ईजिली समझ पाएंगे। बॉडी सेंटर और भी आसान है, ज़रा चेक करें एक बार। बॉडी सेंटर को समझाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे एक यूनिट सेल बना रहा हूँ। देखिए, अगर हम डेफिनेशन को समझें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स यानी एटम्स का या किसी भी पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे हो, बॉडी सेंटर। भी बॉडी सेंटर क्या है, तो जब ये पूरा का पूरा क्यूब आपको नजर आ रहा है, इट इज लाइक अ बॉडी, ठीक है, इट इज लाइक अ बॉडी। अब इस पूरे यूनिट सेल का कोई सेंटर होगा, जैसे आपके कमरे का कोई ना कोई तो सेंटर होगा, बीचों बीच की जगह की बात हो रही है, उसमें उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। तो एटम का उस जगह पे भी अगर एटम वहां पे भी प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। बाकी आपको तो पता है 8 जो कॉर्नर है यहाँ पे, या जितने भी कॉर्नर होंगे उन सभी कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है एटम तो आपका सिंपल, और बॉडी पे भी अगर प्रेजेंट है तो वो बन जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एक लास्ट में देखते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। क्या एंड सेंटर्ड, तो एंड सेंटर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए फिर से एक डायग्राम बना करके समझाता हूँ। एंड सेंटर का मतलब पार्टिकल्स की लोकेशन, ध्यान दीजिए, पार्टिकल्स की लोकेशन सभी कॉर्नर्स पे, साथ ही साथ कोई भी 2 फेसेस जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, कोई भी 2 फेसेस, ध्यान देना, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनमें 2 पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अगर होती है तो इस स्ट्रक्चरल यूनिट पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड। मतलब पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स as well as at face center of 2 opposite faces। ध्यान से देखिए, ये अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। किसी भी अगर सभी फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो वो आपका फेस सेंटर्ड कहलाएगा, लेकिन सिर्फ 2 फेस सेंटर पे अगर एटम प्रेजेंट है, सिर्फ 2 पे, वो भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये वाली कैटेगरी बताई जाती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एक और चीज भाई, ये वाला जो अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, अगर मैं सिर्फ इस अरेंजमेंट की बात करूं तो स्टार्टिंग में आपने लैटिस पॉइंट्स पढ़े थे। लैटिस पॉइंट कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट अरेंजमेंट है, ठीक है, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की वजह से बना है। तो बिल्कुल ये एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल से बना है, तो ये कितने एटम्स और आयन से बना है, तो 8 कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स हैं, और बाकी आप देखिए 8 कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स हैं और 6 फेसेस पे। ध्यान दीजिए, 8 कॉर्नर्स और 6 फेसेस पे, तो इस हिसाब से यहाँ पे 8 + 6, तो टोटल कितने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर मैं सिर्फ ये वाली एग्जाम जो आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, इसमें मैं आपको अगर लैटिस पॉइंट्स काउंट करके बताऊं तो 14 लैटिस पॉइंट से ये बना हुआ है। ऐसे ही आप मुझे लैटिस पॉइंट्स इस वाले में अरेंजमेंट में बताएं जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है। तो इस अरेंजमेंट में लैटिस पॉइंट्स की संख्या कितनी है, 8 कॉर्नर्स और 1 बीचों बीच 9 लैटिस पॉइंट्स हैं। तो इसी हिसाब से अगर मैंने जो आपको रिप्रेजेंटेशन सामने दी है, इसमें लैटिस पॉइंट्स की अरेंजमेंट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हैं इसमें, यस इट इज 8 + 2 10 लैटिस पॉइंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका क्लासिफिकेशन का। आइए तो हम बात करते हैं
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर। किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग? यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। एक यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे देखा, और अगला जो था बेस्ड ऑन सेल पैरामीटर। तो देखो सेल पैरामीटर में एक्चुअली अगर बताऊं तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, 7 टाइप की यूनिट सेल्स हैं। 7 टाइप की यूनिट सेल में देखे तो लिखा हुआ है 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो जरा देखें, यहाँ क्रिस्टल सिस्टम वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि यही बेसिक यूनिट्स होती हैं आपके किसी भी क्रिस्टल को फॉर्म करने में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वन क्यूबिक लिखा हुआ है, ये जो शेप दिख रही है ये क्यूबिक सबसे छोटा हिस्सा यूनिट सेल का है, क्यूबिक फॉर्म में है। और आप ये सेल पैरामीटर देख सकते हैं कि इसमें सभी साइड्स आपस में बराबर हैं और सभी एंगल जो है ना आपस में भी बराबर है, और वो सबकी मेजरमेंट कितनी है 90, ठीक। अब इस यूनिट सेल में जो वेरिएशंस पाई गई हैं कि एटम कहाँ कहाँ हो सकते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, तो कई ऐसे कंपाउंड्स हैं, सॉलिड कंपाउंड है जिनमें सिर्फ एटम आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इसलिए सिंपल यूनिट सेल पॉसिबल है इसकी। साथ ही साथ बॉडी सेंटर की सभी कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पे पॉसिबल अरेंजमेंट? बॉडी पे। हो सकता है कि इस स्ट्रक्चर में सभी कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हैं और हर एक फेस के सेंटर पे भी एटम है। ध्यान से समझिएगा, ये एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब उसमें एटम्स की पोजीशन क्या क्या हो सकती हैं? वो ये 3 हो सकती हैं, या तो सिर्फ एटम आपके कॉर्नर पे हो तो सिंपल क्यूबिक पॉसिबल है। सिंपल क्यूबिक क्यों बोला मैंने? सिंपल यूनिट सेल है बट क्यूबिक फॉर्म की है, तो सिंपल क्यूबिक पॉसिबल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पॉसिबल है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी पॉसिबल है। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट वन देखूं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो इस लैटिस को बनाते हैं। सेकेंड टेट्रागोनल। सो टेट्रागोनल में आप देखें डिफरेंस चेक कर सकते हैं पहले वाले से कि इसमें सिर्फ एक लेंथ जो होती है वो छोटी या बड़ी हो सकती है, मतलब वो पहले 2 से बराबर नहीं होती है। साथ ही साथ सभी एंगल इसमें आपस में भी बराबर है और 90 डिग्री के। होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि वेरिएशन जो आ रही है वो किस बेसिस पे आ रही है, हम किस बेसिस पे वेरिएशन सीख रहे हैं। हम लोग इस बार वेरिएशन सीख रहे हैं या डिफरेंसेस सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। तो सेल पैरामीटर में डिफरेंसेस आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर के लिए पार्टिकल अरेंजमेंट जो है आपके सिर्फ 2 पाए गए हैं। ऐसा नहीं है हम लोगों ने इसमें 3 लिख दिया, इसमें 2 क्यों लिखा और इस वाले में देखिए 4 लिखा हुआ है, तो ये हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं। होता क्या है, नेचर में क्यूबिक यूनिट सेल की ये 3 टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं। टेट्रागोनल जो यूनिट सेल है उसमें सिर्फ सिंपल यानी कॉर्नर वाले ही अरेंजमेंट अभी तक मिले हैं और बॉडी सेंटर वाले मिले हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ टेट्रागोनल अरेंजमेंट में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ये होता है इस स्ट्रक्चर के लिए। ऐसे ही देखा जाए ऑर्थोरोम्बिक का अगर ये पैटर्न सामने बना हुआ है तो इसमें हर एक टाइप का जो है अरेंजमेंट पॉसिबल है, वेरिएशन पॉसिबल है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। आप वेरिएशन देख सकते हैं, इसमें ना तो कोई साइड आपस में बराबर होती है और इसमें सारी साइड्स तो अनइक्वल हैं, बट एंगल बिल्कुल पहले जैसे ही फॉलो कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आइए देखते हैं अगली 4 बची हुई वेरिएशंस। तो आगे के जो हमारे दिए हुए अब बचे हुए 4 हैं, 4th, 5th, 6th, 7th। देखिए 4th वन जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है हेक्सागोनल। अब इस हेक्सागोनल में देखा जाए तो शेप आप चेक कर सकते हैं एक बार। साथ ही साथ आप देखें कि जो एक्सियल साइड्स हैं 2 बराबर हैं, तीसरी बराबर नहीं है, मतलब ये साइड और ये साइड अगर आपस में बराबर है तो जो तीसरी साइड है वो लंबी होगी। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंगल तो अल्फा बीटा आप चेक कर सकते हैं 90 डिग्री का होता है, और एक जो एंगल होता है गामा वो आप देख सकते हैं 120 का। शेप चेक करके आप एक बार यहाँ पे ध्यान से चेक करें। साथ ही साथ ऐसे इस स्ट्रक्चरल यूनिट सेल के अंदर सिर्फ जो अरेंजमेंट है पार्टिकल का वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉर्नर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 उसके पीछे होंगे, तो टोटल 12 जो है इसके अंदर क्या होते हैं, कॉर्नर्स। तो सभी कॉर्नर पे ही एटम पाए जाते हैं हेक्सागोनल के लिए, तो सिर्फ एक ही पॉसिबल वेरिएशन है। नेक्स्ट वन देखें अगर तो रोम्बोहेड्रल या जिसे ट्राइगोनल कहते हैं। अब इसमें देख सकते हैं आप डिफरेंस क्या आएगा, तो इसमें सारी साइड कहते हैं बराबर होती है, 1 2 3 ए बी सी तीनों साइड बराबर हैं, लेकिन तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं। ध्यान देना, इस बात को समझना, तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तीनों एंगल की वैल्यू आपस में बराबर है, बट तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये चीज चेक करनी है, आपस में बराबर है बट तीनों
तीनों में से कोई भी 90 डिग्री नहीं होता, 90 से ज़्यादा या 90 से कम हो सकते हैं। इस वाली वेरिएशन, इस स्ट्रक्चरल यूनिट में वेरिएशन सिर्फ सिंपल होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एटम कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्नर्स पे। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। मोनोक्लिनिक में देखा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आप शेप से नहीं समझ पाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझना किससे है, सेल पैरामीटर से। तो देखें इसमें एक भी साइड आपस में बराबर नहीं होती है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसमें दो एंगल अल्फा और गामा एंगल 90 डिग्री हैं, ध्यान देना 90 डिग्री हैं। जो बीटा एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा या बड़ा हो सकता है, इट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो और साथ ही साथ इस वेरिएशन में अगर देखा जाए, मतलब इस स्ट्रक्चरल यूनिट में देखा जाए तो पॉसिबल वेरिएशन दो हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे या फिर कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेसेस पे पाए जाएंगे, कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे पाए जाएंगे। आपको सिर्फ इस तरीके से ध्यान रखना होगा कि इसकी दो पॉसिबल वेरिएशन, सिंपल एंड एंड सेंटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में अगर देखा जाए तो आपस में कोई भी साइड बराबर नहीं है। साथ ही साथ दिस इज द वेरिएशन, अगर दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट जिसमें ना तो कोई एंगल 90 के बराबर है और ना तो कोई एंगल आपस में बराबर है। इन दोनों में डिफरेंस फिर से देखिएगा, इसमें एंगल आपस में बराबर है बट 90 डिग्री के नहीं, तो इसमें ना ही आपस में बराबर और ना ही 90 डिग्री के बराबर है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ एक ही टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है, एक ही टाइप की पॉसिबल वेरिएशन है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपका सिंपल। ये इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल, मैंने सभी एग्जाम्पल कुछ इस हिसाब से दिए जो आपके मेंस या फिर नीट के लिए पॉसिबल हैं, जो आप ध्यान से इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ लास्ट, और उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे अपना लेक्चर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14 लैटिसेस। अब कौन से 14 लैटिसेस, हमने तो कोई 14 नहीं पढ़े, तो ध्यान से देखिएगा। ये जितने भी आपने 3 पहले और अभी आपके 4, मतलब यहाँ पे सिंपल और एक सिंपल, यहाँ पे 2 ये और 3, 1 2 3 4 5 वेरिएशन यहाँ पे इन स्ट्रक्चरल यूनिट की, ध्यान दीजिए 5 वेरिएशन यहाँ पे इन स्ट्रक्चरल यूनिट की और 9 वेरिएशन आपके उसमें काउंट कीजिए। तो टोटल जो आपके लैटिस हुए वो होंगे 14, मतलब 14 टाइप के लैटिसेस बन सकते हैं अलग अलग यूनिट सेल से। तो टोटल 14 लैटिसेस कहाँ से आए, कहाँ से, 7 क्रिस्टल सिस्टम से। टोटल देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम से जो है आपके 14 पॉसिबल लैटिसेस होंगे और इन सभी को एक नाम दिया गया आफ्टर ब्रेविस। एक साइंटिस्ट के नाम पे है ब्रेविस लैटिसेस। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछ लेते हैं कि ब्रेविस लैटिसेस होते कितने हैं, सो दे आर 14। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ये नेक्स्ट पार्ट खत्म हुआ। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया और उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले पार्ट में मैं आपको हर एक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या काउंट करना, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना सिखाऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।